हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 9 का जो पार्ट सेकंड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम यहाँ से करेंगे शास्त्रीय नृत्य। इसमें यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, यानी कि शास्त्रीय किसे कहा जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, यानी कि हम शास्त्रीय किसे कहते हैं। क्या हम उस शैली को कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, क्या अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो जिसका रूप धार्मिक हो वो शास्त्रीय होता है, या जिसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है वो शास्त्रीय होता है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता और उनमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिसे हम इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। तो शास्त्रीय जो है किन किन को माना गया उनके बारे में बताया गया। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में, कथाकली जो है केरल में किया जाने वाले नृत्य को कथाकली कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन भी आते हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथाकली, उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मणिपुर में मणिपुरी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि संरक्षकों के लिए चित्रकला, यानी कि जो संरक्षक होते थे उनके लिए चित्रकला जो है कैसे होती थी। लघु चित्रों की परंपरा, जो छोटे जो चित्र बनाए गए थे उनकी परंपरा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि ये जो है प्रमुख बादशाह जो है इन कुशल चित्रकारों को जो है संरक्षण प्रदान करते थे, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो वे क्या क्या चित्रित करते थे? इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की, जो ये पांडुलिपियां बनाते थे वो जो है चटक रंगों से चित्रित होती थी। और उन पांडुलिपियों में किन किन चित्रों को दिखाया जाता था ये सब आगे बताया गया है। और उनके दरबार उसमें जो है दरबार के दृश्य दिखाए जाते थे, लड़ाई दिखाई जाती थी, शिकार के दृश्य दिखाए जाते थे और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू जो है चित्रित किए जाते थे उन पांडुलिपियों में। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। और जो ये चित्र बनाए जाते थे इनका प्रयोग जो है उपहार के लिए किया जाता था। और जो ये चित्रकार होते थे उनके द्वारा जो है चित्र बनाए जाते थे उनका प्रयोग उपहार के तौर पर भी किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। अब फ्रेंड्स देखिए, इस चित्र में जो है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर जो है दिखाया गया, यानी कि मुगल। अकबर क्या था? एक मुगल था। जब वे शिकार पर गए थे तो रास्ते में जो है आराम करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। यानी कि जो मुगल थे वही इनका संरक्षण करते थे चित्रकारों का। तो उनके मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो वे मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले अक्षत्रिय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने
दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके राज दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमाचल की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोली शैली कहा जाता। तो उस शैली को क्या कहा जाता था? बसोली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रासमंजरी। तो वह कौन सी पुस्तक थी जो यहाँ की लोकप्रिय थी? वो थी भानुदत्त की रासमंजरी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक बार ये चित्र दिखाती हूँ। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह, ये लघु चित्र जो है कोटा में है, कोटा का है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। अब फ्रेंड्स, इस चित्र में जो है राधा कृष्ण राधा और उसकी सखियां जो इस लघु चित्र में दिखाई गई हैं। तो ये लघु चित्र फ्रेंड्स दिखाए गए। उन्होंने वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ी शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो है कांगड़ा शैली की विशेषता थी। समन रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। यानी कि जो साधारण जो लोग होते थे वो भी अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो है बंगाल के बारे में बताया गया है। बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। एक अक्षत्रिय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, यानी कि इस चैप्टर के शुरू में ही हमने यह पढ़ा था कि हम अक्षर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। यानी कि जहाँ जैसी भाषा बोली जाती है हम उसी के अनुसार उसे निर्धारित करते हैं। जैसे उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, तो उसी के आधार पर हम जो है वहाँ के नाम निर्धारित करते हैं। इसलिए यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्योन सोंग ने यह बताया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो उस चीनी यात्री ह्योन सोंग ने बताया कि उस समय जो बंगाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी में से पाल शासकों के अंतर्गत एक अक्षत्रिय राज्य का उद्भव हो गया, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली के स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1506 दिल्ली के शासकों के बारे में जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। तो बंगाल को जो है अकबर ने 1586 में जीत लिया था, फिर इसे सूबा माना जाने लगा।
उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक अक्षत्रिय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। प्रशासन की भाषा जो है फारसी थी और बंगाली जो है क्षत्रिय भाषा। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है, यानी कि उस भाषा के आधार पर इसका नाम पड़ा। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो 2 श्रेणियों में जो उसको डिवाइड किया गया है बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को। एक श्रेणी जो है संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी जो है उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ जो अध्याय 8 में हमने पढ़ी हैं आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में जो है बताया गया है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षत्रिय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत प्रभाव जो है कम था। तो फ्रेंड्स ये 9th चैप्टर को हम 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे। एक भाग हम पहले कर चुके हैं और आज हमने ये दूसरा भाग किया है। अब इसका तीसरा भाग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।